नमस्कार दोस्तों। कायनात एक कयामत भाग 26। किसी और को तू चाहे, किसी और को तू सोचे, इस दिल को नहीं ये गवारा है। फुरकत का सहारा है कैसा, अंगारा है तेरी तिसंगरी ने तुझे मारा है। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रहनुमा रहनुमा। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा रहनुमा रहनुमा रहनुमा। गाना सुनते ही कायनात ने अरमान की ओर देखा जो उसे ही देख रहा था। उसे थोड़ी देर पहले अपने प्यार वाली मैडम के बारे में कही गई अरमान की बातें याद आ गई। उसने बुरा सा मुंह बनाया और गाना चेंज कर दिया। उसकी इस हरकत ने अरमान के लबों पर मीठी सी मुस्कुराहट छोड़ दी। तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं है तेरी, कसूर नज़र का है। कायनात ने अरमान की ओर देखा जो प्यार भरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। गाने के बोल इस पल अरमान के जज्बात बयान करने का काम बखूबी निभा रहे थे। कायनात की नीली नज़रें भी कुछ पल के लिए उन भारी भरी आंखों में उलझ सी गई थी। जिस बात का तुझको डर वो करके दिखा दूंगा, ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा तुझको, तुमको मैं चुरा लूँगा तुमसे, दिल में छुपा लूँगा। गाने के बोल सुन दोनों की उलझी नज़रें झेप गई और दोनों नज़रें चुराने लगे। कायनात के कान गरम और लाल हो गए, साथ ही उसके चेहरा भी बिल्कुल लाल हो गया। एहसास उसे छू कर गुजरा था। अरमान की नज़रों की तपिश एक अजीब अब तक उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और यही कारण था कि वो अपनी पलकें भी उठाने की जहमत नहीं कर पा रही थी। उसे इस तरह देख अरमान को उस पर प्यार आ रहा था। खुद को और अपने दिल में उमड़ रहे जज्बातों को छिपाने के लिए उसकी नज़रें फेर ली। कायनात ने गाड़ी साइड में रोकी और बाहर आकर गाड़ी से टिककर खड़ी गहरी सांस लेने लगी। अरमान की दो जोड़ी भूरी नज़रें, उनमें झलकते जज्बात अब तक उसे महसूस तरह नाकाम थे। क्या हुआ मिस्री, तुम ठीक तो हो? और तुम ये टमाटर की तरह लाल क्यों बनी हुई हो? बाहर आकर अरमान ने पूछा तो कायनात धीरे से खुद में बुदबुदाई, खुद तो मेरी ये हालत की है आपने, और अब बेवजह पूछ रहे हैं। आपको उससे क्या, मैं लाल रहूं या पीली? आप जाइए उससे पूछिए अपनी वो। कायनात ने चिढ़ते हुए इतना कहा तो अरमान उसे टोकते हुए बोला, लेट मी फिनिश, तुम बोलोगी आपको क्या, मैं लाल रहूं या पीली? आप जाइए अपनी प्यार वाली मैडम से पूछिए। राइट मिस्री। इस बात पर कायनात ने आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए मुंह टेढ़ा किया, फिर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुझे उससे क्या, जिससे प्यार करना है करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे फ़र्क पड़ रहा है, इट्स हर्टिंग। ना जाने क्यों कायनात की आंखों में नमी उतर आई। वो पैदल ही आगे बढ़ने लगी। मिस्री, तुम पैदल क्यों जा रही हो? तुम्हारी पैर में चोट लगी है, चलो गाड़ी में बैठो। उसके पीछे जाते हुए अरमान बोल रहा था, लेकिन कायनात बस आगे बढ़ी जा रही थी। अरमान ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा तो एक झटके से कायनात पीछे मुड़ी और उसका सर अरमान के सीने से टकरा गया। कायनात सर ऊपर उठाकर अरमान को देखा तो उसकी आंखों में अश्रु देख अरमान परेशान होता हुआ बोला, मिस्री बच्चा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वाई आर यू क्राइंग बेबी? आपको क्या फ़र्क पड़ता है मेरे रोने से? छोड़िए मुझे और जाने दीजिए, वरना मार दूंगी मैं, कायनात ने रोते हुए कहा और छूटने की कोशिश करने लगी। अरमान ने एक हाथ उसकी कमर में लपेटकर उसे अपने करीब किया और दूसरे हाथ से कायनात के हाथ को पकड़कर बोला, ये हाथ तब तक नहीं छूटेगा जब तक तुम मुझे इन आंसुओं की वजह नहीं बता देती। रही बात फ़र्क पड़ने की, तो फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। इतना ही कि आंसू तुम्हारी आंखों से बह रहे हैं और दर्द। उसका हाथ अपने सीने के बाएं ओर रख कर कहा, यहाँ हो रहा है, महसूस करो मिस्री, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कितना फ़र्क पड़ रहा है मुझे। ये मेरा दिल तड़प तड़प कर धड़क रहा है, इसकी तड़प की वजह है तुम्हारे आंसू, तो मुझे हक है इन आंसुओं की वजह को जानने का। कायनात कुछ देर कभी उसे देखती तो कभी अपने हाथ को, जिस पर अरमान की धड़कनें उसे महसूस हो रही थी। उसने अपना सर अरमान के सीने पर रखे और अपने हाथ पर रख दिया और रोती हुई बोली, मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ, पर वजह आप हैं।
मुझे नहीं पता मुझे कौन सी बात बुरी लगी, पर जो भी बात है वो बहुत तकलीफ़ दे रही है। मुझे नहीं पता इसकी तकलीफ़ क्यों हो रही है, पर आपकी ज़बान पर किसी और का जिक्र मेरे दर्द की वजह है और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, बस नहीं सह पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे आपसे दूर हो रही हूँ मैं, पर मैं दूर नहीं होना चाहती और इसका कारण भी मुझे नहीं पता। कायनात की बात सुन अरमान नम आँखों के साथ मुस्कुराने लगा। उसने कायनात को बाहों में भरा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बुद्धू बस इतनी सी बात, मैं कितना परेशान हो गया था। मैंने मजाक में एक बात कही और तुमने सीरियस ले लिया। ऐसे हमेशा सीरियसली बोलते रहता हूँ तो तुम्हें मजाक लगता है। एक तो पहले मुझे रुला दिया और अब मुझे बुद्धू बोलकर। कायनात कुछ देर कभी उसे देखती तो कभी अपने हाथ को, जिस पर अरमान की धड़कनें उसे महसूस हो रही थी। तुम मेरी सुकून हो तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरी ज़िंदगी में कोई और होगी। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरी सुकून ही है, समझी। मैं तो बस तुम्हें परेशान करने के लिए यूं ही बोल रहा था। ट्रस्ट मी, कोई भी नहीं है तुम्हारे सिवा। तो फिर वो प्यार वाली बात? कायनात ने सर ऊपर उठाते हुए पूछा तो अरमान उसका सर अपने सीने से लगाते हुए कहा, बस परेशान कर रहा था तुम्हें। बहुत बुरे हैं आप मान, यू आर सच्ची मुच्ची वाला अकड़ू बिल्ला एंड आई हीट यू। कोई ऐसे करता है क्या? उसके सीने पर मुक्का जमाते हुए कायनात ने कहा तो उसकी कलाई पकड़ते हुए अरमान बोला, हाय जंगली बिल्ली, जान लेगी क्या मार मार कर। कायनात, कितनी बार कहा है आपसे ये जान जाने वाली बात नहीं करिए। आई डोंट लाइक इट, पर आपको मेरी बात समझ नहीं आती ना। अरमान, अजी जब सामने आप हो तो कुछ और कैसे समझ आए, और वो भी जब तब आपकी हम पर इतनी मेहरबानी हो, जिसे देखने की लोग ख्वाहिश ही करते हैं। वो मेरी बाहों में हो तो ऐसे में बंदा कैसे समझेगा बातों को। कायनात ने धक्का देकर अरमान को दूर किया और बोली, फर्ट आदमी। अरमान, वैसे एक बात बताइएगा मोहतरमा, कहीं इश्क विक्स तो नहीं हो गया मुझसे? सुना है जलन मोहब्बत की पहली निशानी होती है। अरमान की बात सुन कायनात कुछ पल खामोश हो गई, जैसे खुद से ही सवाल कर रही हो। जो अरमान ने कहा कहीं वो सच तो नहीं? फिर सर झटकते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है वो। हाँ, मुझे कोई जलन वलन नहीं हो रही, मैं तो बस वो आपके लिए पॉसेसिव हुई। अरमान, जलन और पॉसेसिव होना एक ही बात है मिस्री। कायनात, आप मुझे अपनी बातों में उलझा रहे हैं। ना मुझे कोई इश्क का रोग है, ना मोहब्बत की खुमारी, इन पचड़ों में नहीं पड़ती। ये इश्क और मोहब्बत बस एक है बीमारी। इतना बोल कायनात गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। अरमान ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसकी नीली नज़रों में झांकते हुए बोला, बेशक ये एक बीमारी है, लग जाए तो सर चढ़कर बोलती है। कोई चाहे ना चाहे मगर मोहब्बत दिल पर लगे हर ताले को खोलती है। अरमान उसकी झील सी नीली गहरी आंखों में डूब जाने की सारी हदें पार कर देख रहा था। कायनात की नज़रें हर बार की तरह उस पर नज़रों में जवाब तलाश रही थी अपने हर सवालों का। न जाने उस लहमे में कैसा नशा था, कैसी खुमारी थी जो दोनों की नज़रें हटने को राजी नहीं हुई। शायद दिल बागी होने लगा था। अरमान ने आगे बढ़कर उनके दोनों पलकों को अपनी लबों से छुआ तो प्यार में डूबे उस स्पर्श से पलकें खुद ब खुद झुक गई। अरमान ने अपने होठ बारी बारी उसके दोनों गाल पर रखे और इस स्पर्श के साथ सुर्ख गुलाबी हो उठे। कायनात के रुखसार ये पल शायद बहका रही थी अरमान के दिल में दबे जज्बातों को, शायद प्यार भर आने को बेचैन था। अरमान ने कायनात की ठोडी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। कायनात की झुकी पलकें गुलाबी रुखसार उसके दिल में एक हलचल सी पैदा कर रही थी। उसकी नज़रें गुलाब की पंखुड़ी जैसी लबों पर आ ठहरी, जिसके ऊपर पहरेदार बनकर तिल अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था। अरमान ने कुछ पल उन लबों को देखा, फिर अपने होठ कायनात के माथे पर रखकर उसे अपने सीने से लगा लिया। वो इस पल में बहकना नहीं चाहता था, बहक जज्बात उस पर हावी हो रहे थे, मगर ना वो वक्त सही था और ना जगह। पल यूं ही कुछ देर दोनों के लिए ठहर सा गया, पास में गुजरती गाड़ियों के शोर से, जैसे दोनों किसी सम्मोहक से बाहर आए हों। एक झटके से कायनात अलग हुई और नजरें चुराती हुई बोली, हमें घर चलना चाहिए। इतना बोल तेजी से आगे गाड़ी में बैठकर अरमान उसे जाते देख रहा था। उसे लग रहा था कि शायद अभी जो हुआ उसकी वजह से कायनात नाराज है।
कायनात ने अरमान को वहीं खड़े देखा तो हॉर्न बजाया। अरमान ने अपने चेहरे और हाथ फेरते हुए बालों में हाथ घुमाया और एक गहरी सांस फेफड़ों में भरकर गाड़ी में आकर बैठ गया। कायनात ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। एक अजीब सी खामोशी थी दोनों के बीच। दोनों नज़रें मिलाने से कतरा रहे थे। दोनों के जहन में कुछ देर पहले कि वो बहके लम्हे घूम रहे थे, जिन्हें झटकने के लिए कायनात ने एक बार फिर म्यूजिक ऑन किया। आज तो तेरा तन बदन जरा जरा महकता है, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा। ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। गाना सुन दोनों की आंखों के आगे एक बार फिर थोड़ी देर पहले के वो पल नजर आने लगे। कायनात को अपनी कलाई और ठोडी पर अरमान की उंगलियों और अपने पलकों पर, रुखसरों पर और माथे पर अरमान के होठ का स्पर्श महसूस होने लगा और इसके साथ ही एक बार फिर उसके रुखसरों पर गुलाबी उतर आई। अरमान भी कुछ देर के लिए उस लम्हों में खो गया, जिसे याद कर उसके होठों पर मीठी सी मुस्कुराहट तैर आई। कायनात ने म्यूजिक बंद किया और मुंह बिगाड़ते हुए बोली, ये म्यूजिक चाची की ना हमेशा गलत टाइम पर गलत सांस बजाती है। व्हाट म्यूजिक चाची? अरमान हंसते हुए बोला। कायनात, म्यूजिक चाची, जैसे पड़ोसी आंटियां हमेशा गलत वक्त पर गलत ताने मारकर कान में खून लाने की कोशिश करती हैं, वैसे ही ये म्यूजिक प्लेयर भी गलत टाइम पर गलत सॉन्ग्स बजाकर ऑकवर्ड फील कराती हैं। कायनात ने मासूमियत से कहा तो अरमान एक बार फिर अपनी मासूमियत, शहजादी इस मासूमियत पर दिल हार बैठा। मिस्री, वो थोड़ी देर पहले, मतलब जो हुआ, आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें बुरा लगा होगा ना, आई एम सॉरी। मैं पता नहीं कैसे उस वक्त मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे सफाई देने से मेरी गलती कम नहीं हो जाती, सॉरी। कुछ पल उसे देखने के बाद हिम्मत जुटाकर अरमान ने कहा, जिस पर कायनात कुछ देर खामोश रही, फिर उसकी ओर देखते हुए बोली, आई वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड मान। आप अकेले खुद को ब्लेम मत करिए, गलती दोनों की ओर से हुई है, दोनों गलत थे, बस हमें कोशिश करना चाहिए कि आगे से ऐसी सिचुएशन ना आए। अरमान ने सर हाँ में हिला दिया और दोनों के बीच खामोशी ने जगह बना ली। कुछ देर बाद कायनात ने गाड़ी आर के मैंसन के बाहर रोकी। दोनों गाड़ी से उतरे। अरमान बगल वाले बंगले यानी कि अपने घर की ओर बढ़ा तो उसे रोकते हुए कायनात ने कहा, मान स्टॉप, आप उधर क्यों जा रहे हैं? अरमान, ये कैसा सवाल है मिस्री? अब मेरा घर वो है तो मैं उधर ही जाऊंगा ना। कायनात, नो आई मीन आप मेरे साथ चलिए, बिकॉज आपके कंधे पर जख्म है, ऐसे में आप अकेले होंगे तो दिक्कत होगी ना, फिर मुझे भी आपकी चिंता लगी रहेगी, इसलिए आप मेरे साथ आइए। अरमान, छोटा सा जख्म है मिस्री, डोंट वरी। कायनात, गोली लगना आपको छोटा सा जख्म लगता है? अरमान, गोली लगी नहीं, बस छू कर गुजरी है। कायनात, पर जख्म तो गोली से लगाना, और मुझे भी पता है गोली छू कर गुजरने पर भी जख्म गहरा ही होता है। अब चलिए, ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है मान। इतना बोल कायनात आगे बढ़ गई और अरमान बड़बड़ाते हुए उसके पीछे चल रहा था। सचमुच जंगली बिल्ली लड़ाका है। अरे थोड़ा प्यार से मना सकती थी, लेकिन नहीं, प्यार से बोलेगी तो जंगली बिल्ली की पूंछ छोटी हो जाएगी ना। अरमान, अंदर आइए। कायनात इन आवाज़ लगाकर शांता को 2 कॉफ़ी रूम में लाने के लिए कहा। कुछ देर बाद कायनात कपड़े बदलने के लिए अलमारी से कपड़े निकाल रही थी। वही अरमान बेड पर बैठा अपने फ़ोन में झाँक रहा था, साथ ही कनखियों से कायनात को देख रहा था। उसके कंधे में बहुत दर्द हो रहा था, शायद जख्म से खून रिसने लगा था, मगर वो कायनात से कहकर उसे परेशान नहीं करना चाह रहा था। अलमारी पर लगे शीशे में कायनात को अरमान का अक्स नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पर खींची दर्द की लकीरें काफ़ी थी कायनात को उसके दर्द का एहसास कराने के लिए। कायनात ने कपड़े निकालकर सोफे पर फेंका और साइड टेबल के ड्राइवर से फर्स्ट एंड बॉक्स निकालकर अरमान के पास आई। शर्ट उतारिए मान, कायनात ने कहा तो अरमान उसे हैरानी से देखने लगा। दरअसल उसने फर्स्ट एंड बॉक्स पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसने कायनात की ये शर्ट उतारने वाली बात हजम नहीं हुई। मान, शर्ट उतारिए। अब क्या ये भी मैं ही करूं? कायनात ने उसे यूं बड़ी बड़ी कर आंखें करके घूरते देख झल्लाते हुए बोला।
लेकिन अरमान अब भी उसे हैरानी से देख रहा था। ओफो मान, आप भी ना मेरी एक छोटी सी खरोच पर परेशान हो जाते हैं और खुद दर्द हो रहा है, लेकिन अपनी परवाह नहीं है आपको। अब शर्ट उतारने बोल रही हूँ तो बाबा जी बनकर बैठे हुए हैं। कायनात उसके शर्ट के बटन खोलते हुए बड़बड़ा रही थी और अरमान उसके चेहरे को देख रहा था जिस पर लटें झूल रही थी। अरमान ने उसकी लटों को कान के पीछे घोंसा तो कायनात ने उसकी ओर देखा, उसे ही देख रहा था। फिर हड़बड़ाकर पीछे हो गई और बोली, सॉरी, वो आप शर्ट नहीं उतार रहे थे तो मैं सॉरी। आप शर्ट उतारिए और हाँ, इस टॉवल से खुद को कवर कर लीजिए। उसने सोफे पर अपने कपड़ों के साथ रखे टॉवल को अरमान की ओर बढ़ा दिया और खुद इंटरकॉम पर शांता को कहा, शांता, गर्म पानी का बाउल और एक साफ कपड़ा ले आइए। अरमान ने शर्ट उतार ली और टॉवल अपने ऊपर लपेट लिया। कुछ देर बाद शांता गर्म पानी ले आई। कायनात ने हल्के से दरवाज़ा खोला और उससे बाउल और कपड़ा ले लिया। वो नहीं चाहती थी कि शांता अरमान को शर्टलेस देखकर गलत समझे। मान, आप ना लेट जाइए, कायनात ने कहा तो अरमान, जो उसके सम्मोहन में गिरा था, वो पेट के बल दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर उस पर ठोडी टिकाए लेट गया। कायनात ने उस पर से टॉवल बस थोड़ा सा नीचे किया जिससे अरमान की पीठ कवर और उसकी जख्म दिखे। सबसे पहले उसने जख्म पर ये पट्टी हटाई जो अब तक खून से लाल हो चुकी थी, जिसे देख वो अरमान पर गुस्सा करने लगी। उसके जख्म से खून रिस रहा था, फिर भी वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। साफ कपड़े को हल्के गर्म पानी में डुबोकर उसने आहिस्ते से जख्म पर रखा तो अरमान की आह निकल गई, जिसे सुन कायनात तड़प उठी और उसकी आंखों में नमी उतर आई। आंसू की कुछ बूंदें अरमान की पीठ पर टपकी, जिसे महसूस कर अरमान करवट लेकर कायनात की ओर घूमने को हुआ तो कायनात ने उसे रोकते हुए कहा, ऐसे ही लेटे रहिए। ओके, बट प्लीज तुम रो मत। अरमान वापस वैसे ही लेटते हुए कायनात ने कहा, बस कहकर अपने आंसू पोंछे। फूंकते हुए वो उस कपड़े को गर्म पानी में डुबोकर उसने अरमान के जख्म को साफ कर रही थी। फिर उस पर दवा लगाकर उसने बैंडेज लपेटा और उसे पेन किलर देकर उठ खड़ी हुई। अब रेस्ट करिए मान, गर्म पानी से सेकने से जख्म जल्दी ठीक होगा और ज़्यादा दुखेगा भी नहीं। आप कितने केयरलेस हैं। दर्द हो रहा था, खून रिस रहा था, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं। कितना दर्द हो रहा होगा आपको, पर आप बोलते बोलते एक बार फिर कायनात की आंखें नम हो गई। बोलते, रिलैक्स सुकून, यार मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है। तुम रोओगी तो दर्द ज़्यादा होगा और तुम मुस्कुराओगी तो मैं दर्द में कुछ कमी आएगी। तो बताओ, मेरा दर्द बढ़ाना चाहती हो या घटाना। अरमान दर्द में भी मुस्कुराते हुए बोला तो कायनात ने मुस्कुराते हुए कहा, आप नहीं सुधर सकते ना मान, सो जाइए। यू विल फील बेटर। मैं नहाने जा रही हूँ। अरमान, अभी तक ठीक से बिगड़ा ही कहाँ हूँ सुकून, जो सुधरने की बात करती हो। पहले बिगड़ने की इजाज़त तो दो, थोड़ा बिगड़ लूँ फिर सुधर जाऊँगा, नहीं तो तुम सुधार देना अपने तरीके से। कायनात, मान स्टॉप फर्टिंग, आंखें बंद करिए और सो जाइए। बड़े आए बिगड़ने की इजाज़त मांगने वाले। मुझे सुधरे हुए मान ही पसंद है, आपको बिगड़ने की ज़रूरत नहीं है। कायनात ने सोफे पर से अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में घुस गए। इधर अरमान खुद से बोला, कमाल की बात करती हो सुकून, खुद बिगाड़ कर कहती हो तुम्हें सुधरा हुआ मान पसंद है। खैर, सुधर जाएंगे अपने सुकून की खुशी के लिए। मुस्कुराते हुए अरमान ने एक नज़र बाथरूम के दरवाजे की ओर देखा कि करवट लेकर पीठ के बल लेटकर उसने आंखें बंद कर ली। कायनात थोड़ी देर बाद नहाकर बाहर आई। नीले रंग की स्लीवलेस टॉप और साथ में सफ़ेद रंग की क्रपी। गीले बाल उसके चेहरे से चिपके थे और चेहरे और ठहरी पानी की बूंदें ऐसे लग रही थी जैसे शीत के मौसम में पत्तों पर ओस की फुहार ठहरी हो। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर वो टॉवल से पानी झटक रही थी, जिसकी कुछ छींटें अरमान के चेहरे पर पड़ी, जिससे अरमान की नींद खुल गई। उसने कायनात को देखा जो इस वक्त सादगी में सुकून सी लग रही थी। जैसे ही कायनात ने ड्रेसिंग टेबल में अरमान को देखा, अरमान ने अपनी आंखें बंद कर ली। टॉवल एक और रखकर वो अरमान के पास आई। उसके सर को हल्के से उठाकर उसने सर के नीचे तकिया लगाया और उसे कम्बल ओढ़ा दिया। अरमान सोए होने का नाटक कर रहा था। आखिर अपने सुकून के साथ इन सुकून के पलों को कैसे खो सकता था। अरमान के माथे झूलते बाल उसे और प्यार बना रहे थे। कायनात ने अपने हाथों से उसके बालों को संवारा और कुछ पल प्यार से उसे देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। कितने सुकून से सो रहे हैं आप, मेरा सुकून छीन कर। आप ना बहुत बुरे हैं मान, पर बहुत अच्छे भी हैं मान। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है।
मैं वो बनती जा रही हूँ जो मैं हूँ ही नहीं। बहुत उलझ गई हूँ मैं, पर मैं जल्द ही सारी उलझनों को सुलझा लूँगी। कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सके अपने इन एहसासों का पता लगा सकूँ। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ दिस फीलिंग विच आई हैव फॉर यू, बट इट्स फॉर श्योर दैट आई नेवर एवर हैड दिस फीलिंग बिफोर। पता नहीं ये क्या है जो मुझे आपसे बांधे रखा है। आज जब आपने मजाक में पूछा कि कहीं मुझे आपसे प्यार तो नहीं होगा, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चोरी पकड़ ली हो। क्या वाकई मुझे? नो, ऐसा नहीं है मान। आई डोंट नो व्हाट्स दिस लव। मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि कुछ तो है, और उस कुछ का मैं पता जल्दी लगा कर एंड। या आप बुरे हैं, पर बहुत अच्छे वाले बुरे हैं आप। अरमान के सर पर हाथ फेरते हुए कायनात सोच रही थी। कुछ देर वहीं बैठी कायनात उसे देखती रही, फिर हल्के से झुककर उसके माथे पर होठ रखने को हुई, तो उसी वक्त अरमान ने अपना चेहरा उस ऊपर किया और अरमान के होठ से कायनात से होठ छू गए। अरमान ने हैरानी से अपनी आंखें खोल ली। वहीं कायनात भी हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। कायनात तुरंत वहां से उठकर बालकनी में भाग कर आ गई और अरमान ने हैरानी से 2-3 बार पलकें झुकाकर खुद को सामान्य किया। अरमान ठाकुर, ये क्या किया यार तूने? कितनी गलत टाइमिंग थी तुम्हारी चेहरा ऊपर करने की। कितने सुकून से यहाँ तुम्हारे पास बैठी थी, और अब देखो कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी। गधे हो तुम। नहीं, सिर्फ गधे नहीं, इडियोट, स्टूपिड। अरमान खुद को डपट रहा था। उसके दिमाग ने सवाल किया, अब किस होनी थी तो हो गई, अब क्या कर सकते हो? अरमान ने अपने दिमाग को झपटा। बेशरम, कितनी बेशर्मी से बोल रहा है कि किस होना था हो गया। वैसे सवाल तो वाजिब है कि अब क्या करे। एक आइडिया है मेरे पास। दिमाग? क्या? अरमान, सो जाओ चुपचाप, क्योंकि तुम्हारी सुकून तो अब तक बालकनी में रहेगी जब तक तुम सो नहीं जाते। इसलिए आंखें बंद करो नालायक, और सो जाओ। दिमाग? ओके ओके, सो रहा हूँ। अरमान ने आंखें बंद कर ली। उधर कायनात रेलिंग से टिककर खड़ी अपनी सांसों को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। उफ, ये क्या कर दिया मैंने? पता नहीं मान क्या सोच रहे होंगे बुद्धू। क्या ज़रूरत थी मान को किस करने के लिए झुकने की? अब उन्हें फेस कैसे करूँगी? वेट करती हूँ उनके सोने का। कायनात ने अंदर झाँका। अरमान की बंद आंखें देखकर उसे लगा अरमान सो गया है, लेकिन अपने अरमान बाबू तो आंख बंद किए अपने सुकून के लौटने का इंतजार कर रहे थे। कायनात दबे पांव अंदर आई। उसने एक नज़र अरमान को देखा और कमरे से बाहर भाग गई। उसके जाने के बाद अरमान ने अपने बाल में हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर करवट ली और तकिए को पकड़कर सो गया। कायनात वहाँ से भागकर अपने स्टडी रूम में आई। थोड़ी देर पहले का हादसा याद कर आते ही मुस्कुराने लगी। टेबल के पास चेयर पर बैठकर उसने वहाँ रखे 2 डायरी, एक भूरी और एक सफ़ेद कवर वाली में से सफ़ेद कवर वाली डायरी उठाई, और भूरी वाली डायरी में उसका अतीत कैद था, जिसे देख उसके चेहरे पर कड़वाहट उतर आई। लेकिन अगले ही पल अरमान का चेहरा आंखों के आगे घूमने लगा। चेहरे पर कड़वाहट की जगह वापस मुस्कान उभर आई। सफ़ेद डायरी उसने खोली। पास में रंग बिरंगे पेन रखे थे। पहला पन्ना खाली था, जिस पर एक लाल पेन उठाकर उसने अपने मोती जैसे अक्षरों में लिखा मान की मिश्री, और उसके नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा अरनाथ। दोनों शब्दों को बहुत ही सुंदर से सजाया, फिर उस पर हाथ फेरने लगी। ऐसा करते हुए उसे एक मीठी सी गुदगुदी हो रही थी। पन्ना पलटाकर उसने अपने दिल के जज्बातों को उतारना शुरू किया। हेलो डायरी, वैसे डायरी उतना अच्छा नहीं लगता ना, मैं ना तुम्हें डायू बुलाऊंगी। मैचिंग ना, सब मुझे कायू बोलते हैं और तुम कायू की डायू। आई नो, अब तक मैंने कभी तुम में लिखा ही नहीं, पर तो आज का पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखते रहें। आपको कहानी कैसी लग रही है?